आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत मूल्यह्रास, प्रावधान एवं संचय इस अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यह जानना चाहते हैं कि मूल्यह्रास होता क्या है। तो सबसे पहले मूल्यह्रास का आशय अपन बतलाते हैं। स्थायी संपत्तियों का व्यापार में निरंतर प्रयोग होने के कारण उनके मूल्य, मात्रा एवं गुणों में जो कमी आ जाती है और भविष्य में जो संपत्ति अनुपयोगी हो जाती है उसका बाजार मूल्य या तो शून्य हो जाता है या कुछ भी नहीं रह पाता। इस प्रकार संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण उसकी उपयोगिता, कार्यक्षमता या मूल्य में स्थायी एवं निरंतर होने वाली कमी को बही खाते की भाषा में मूल्यह्रास, अवक्षयन, घटौती या घिसारा कहते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं मूल्यह्रास की परिभाषा में प्रोफेसर कार्टर। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली सनह तथा स्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। प्रोफेसर बाटली बाय के अनुसार यह एक साधारण ज्ञान की बात है कि सभी स्थायी संपत्तियां जैसे प्लांट, मशीन, भवन, फर्नीचर आदि जैसे जैसे पुराने होती जाती है उनके मूल्य में कमी आती जाती है और वे व्यापार में लगातार उपयोग करने से बेकार हो जाती है। यही कमी ह्रास है। इस तरह से मूल्यह्रास की परिभाषा के अंतर्गत स्पाइसलर एवं पेडलर के अनुसार ह्रास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यह संपत्ति के क्रियात्मक जीवन की समाप्ति का माप है जो एक निश्चित समय में किसी भी कारण से हुई हो। इस तरह से अपन देखा जाए तो स्थायी संपत्ति के मूल्य में निरंतर प्रयोग अथवा अन्य किसी कारण से धीरे धीरे होने वाली स्थायी कमी ही मूल्यह्रास है। इसे अवक्षयन या घटौती भी कहते हैं। इसके बाद मूल्यह्रास के लक्षण या विशेषताओं में पहला है स्थायी संपत्तियों से संबंध। मूल्यह्रास का संबंध केवल स्थायी संपत्तियों से होता है, चल संपत्ति या अस्थायी संपत्तियों से नहीं होता। दूसरा, संपत्ति के मूल्य में लगातार कमी। मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली स्थायी कमी को प्रकट करता है। तीसरा है व्यापारिक व्यय। मूल्यह्रास अन्य व्ययों की तरह एक आवश्यक व्यय होता है जिसका लेखा एक व्यापारिक व्यय के रूप में किया जाता है। चौथा, पुस्तकीय मूल्य से संबंध। मूल्यह्रास का संबंध संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य से होता है, अर्थात वर्तमान मूल्य से होता है, न कि बाजार मूल्य से होता है। पांचवा है स्थायी संपत्ति। मूल्यह्रास के कारण संपत्ति के मूल्य में स्थायी कमी आ जाती है जिसे पूरा करना असंभव ही होता है। इस तरह से मूल्यह्रास की विशेषताओं के बाद अब हम आते हैं मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण। इसमें पहला है निरंतर प्रयोग। स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग के कारण संपत्तियों के मूल्य में स्थायी कमी आती है। यदि एक संपत्ति खरीद कर प्रयोग करने के 1 वर्ष पश्चात उनका विक्रय किया जाए तो वही मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है अप्रचलन। नए नए आविष्कार या नवीन आविष्कार अथवा नई तकनीक आ जाने से पुरानी संपत्तियों से काम लेना बंद करना पड़ता है तथा उनके मूल्य प्रचलन से बाहर होने से कम हो जाती है। इस तरह से अप्रचलन से तात्पर्य होता है
बाज़ारों में जो नई नई तकनीक आ जाने से नए नए जो आविष्कार हमारे सामने जो उपलब्ध होते हैं, इससे पुरानी संपत्ति बेकार हो जाती है। तो इस तरह से पुरानी संपत्तियों के बेकार हो जाने के बाद उनके स्थान पर नई तकनीक के आ जाने से इसी को ही अप्रचलन के नाम से जाना जाता है। अर्थात नई तकनीक के आ जाने से पुरानी संपत्तियों जो बेकार हो जाती है उसे अप्रचलन के नाम से जानते हैं। तीसरा है समय व्यतीत होने के कारण। कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो समय विशेष के लिए उपलब्ध होती है, जैसे खदान, पेटेंट, पट्टे पर संपत्तियां आदि। इस प्रकार की संपत्तियों का मूल्य जैसे जैसे समय अवधि व्यतीत होती जाती है, अनुपातिक रूप से इनका मूल्य भी कम होता जाता है। मान लीजिए एक खदान पट्टे पर 10 वर्ष के लिए लिया गया है, तो 50 वर्ष पश्चात उनका मूल्य आधा रह जाएगा। इसे समय व्यतीत होने के कारण होने वाला इसे ह्रास कहा जाता है। चौथा है मूल पदार्थों की समाप्ति। कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो निरंतर उपयोग एवं उपभोग के कारण अपना मूल्य और स्वभाव या स्वरूप खोने लगती है। उदाहरण के तौर पर जैसे तेल के कुएं, खदानें आदि इस प्रकार की संपत्तियां हैं जिनके उपयोग से मूल पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे पदार्थों का उपयोग होता जाता है, इनका कोष अर्थात भंडारा कम होता जाता है और संपत्तियों के मूल्य में इसमें कमी आती जाती है। यह भी मूल्यह्रास का एक प्रकार है। पांचवा है दुर्घटनाओं के कारण। संपत्तियों की दुर्घटना होने से भी उनके मूल्य में कमी आती जाती है। दुर्घटनाग्रस्त वस्तु को बेचने से उनका मूल्य हमें कम प्राप्त होता है। दुर्घटना आग लगने से, बिजली गिरने से, बाढ़ आने से, भूकंप आदि के कारण भी हो सकता है। छठवां है बाजार मूल्य में स्थायी कमी। विभिन्न कारणों से बाजार में संपत्तियों के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। किसी विशिष्ट कारण से जब संपत्ति के मूल्य में स्थायी कमी आ जाती है तो संपत्ति के विक्रय से कम मूल्य प्राप्त होता है और यह व्यापार की हानि होती है। सातवां है कानूनी अधिकारों की अवधि समाप्त होने से। कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनका जीवन काल निश्चित होता है। उदाहरण के लिए पट्टे पर ली गई संपत्तियां। यदि कोई संपत्ति 2 लाख रुपए में 10 वर्ष के लिए पट्टे पर ली गई है तो प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य का 1/10 हिस्सा अर्थात 20,000 रुपये कम होता जाएगा और यह 20 वर्ष समाप्त होने पर इसका मूल्य शून्य हो जाएगा, चाहे इसका प्रयोग किया जाए या न किया जाए। इस तरह से मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण के बाद अब हम आते हैं मूल्यह्रास आयोजन की आवश्यकता या उद्देश्य में। पहला पॉइंट इसमें पहला है लाभ हानि का सही निर्धारण। स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते की विकलन पक्ष में इसे दर्शाई जाती है। इससे उस वर्ष का वास्तविक लाभ हमें ज्ञात होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो मशीनों की घिसावट से उत्पन्न हानि की गणना नहीं हो पाएगी और व्यापार का शुद्ध लाभ सही नहीं होगा। चूँकि संपत्तियों का प्रयोग व्यापारिक कार्यों में किया जाता है, अतः ह्रास को व्यापारिक व्यय मानकर इसका लेखा करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। दूसरा है सही आर्थिक स्थिति के लिए व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान चिट्ठे से दर्शाए गए विवरण से ही ज्ञात होता है। यदि स्थायी संपत्ति जैसे मशीन का मूल्य चिट्ठे में बिना ह्रास घटाए उसे दर्शाया जाता है तो इसकी व्यवस्था लाभ हानि खाते से नहीं की जाएगी, तो व्यापार का चिट्ठा हमें आर्थिक स्थिति हमारा सही नहीं बतलाएगा, जबकि वास्तव में वह दिखाया जा चुका होता है। इस तरह से मशीनें या संपत्तियां जो पुरानी तो होने के बाद इनकी कीमत भी कम हो जाती है।
इसलिए इनके मूल्य की कमी की व्यवस्था हमें ह्रास के रूप में करना पड़ता है। तीसरा है उत्पादन व्ययों का सही लेखा। सभी संपत्तियों के प्रयोग में आने के कारण इसमें घिसावट तो होती है और उनसे व्यापार को लाभ होता है, इसलिए उनकी घिसावट के मूल्य की व्यवस्था व्यापारिक व्यय के रूप में हमें अनिवार्यतः करना पड़ता है। यदि इनका लेखा नहीं किया जाता है तो उत्पादन व्ययों का लेखा अधूरा रह जाएगा और व्यापार में दर्शाया गया लाभ अनावश्यक रूप से अधिक दिखलाई देगा। चौथा है संपत्ति की पुनः स्थापना के लिए व्यापार में जितनी भी कीमत की संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है वे कुछ समय के बाद कार्य करना बंद कर देती है, या तो वह चलन से बाहर हो जाती है या दुर्घटना में पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तब व्यापारी के सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इतनी बड़ी राशि कहाँ से जुटाए। संपत्ति खरीदने के लिए इतनी बड़ी राशि वे कहाँ से लाए। यदि वह राशि व्यापार से निकाले तो व्यापार पर आर्थिक संकट का सामना करना उन्हें पड़ सकता है। इसलिए संपत्ति के जीवन काल में ही लाभ में से थोड़ी थोड़ी राशि निकालकर बड़ी राशि व्यापारी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बिना किसी परेशानी के नए यंत्र या संपत्ति को प्रतिस्थापित वह आसानी से कर सकता है। पांचवा है पूंजी की कमी के विरुद्ध सुरक्षा। संपत्ति के प्रयोग से उसके मूल्य में कमी आ जाती है। इस प्रकार विनियोग की गई पूंजी भी कम हो जाती है। अतः इस मूल्य की कमी की व्यवस्था कर संपत्तियों का पुस्तक मूल्य उसके वास्तविक मूल्य के बराबर कर लिया जाता है। छठवां है वास्तविक लागत निकालने के लिए संपत्तियों के प्रयोग से व्यापार में वृद्धि तो होती है, इसलिए उनके मूल्य की कमी का लेखा उत्पादन की लागत निकालते समय किया जाना चाहिए, अथवा अन्यथा उत्पादित वस्तु की वास्तविक लागत ज्ञात नहीं हो पाती। सातवां है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापारी के द्वारा ह्रास की व्यवस्था किए जाने पर उसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है। इसलिए व्यापारी को ह्रास की व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि विभाजन योग्य आय की गणना से पूर्व संपत्तियों पर ह्रास की उचित व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। आठवां पॉइंट है व्यावसायिक सुदृढ़ता हेतु व्यापार की आंतरिक स्थिति की सुदृढ़ता के लिए व्यापारी कई गुप्त कोषों का निर्माण करता है। इस प्रकार के कोषों में वृद्धि के लिए व्यापारी एक ह्रास कोष भी बनाता है। अगला पॉइंट है आधुनिक मशीनों के क्रय हेतु व्यापारी ह्रास की व्यवस्था कर इसमें रखे गए धन का प्रयोग आधुनिक एवं नई तकनीकी वाली मशीनों को क्रय करने में कर सकता है। वर्तमान प्रतियोगी युग में व्यापारी सफलता प्राप्त करने के लिए कम से कम लागत पर वस्तुओं का निर्माण करना चाहता है, इसलिए वह पुरानी मशीनों को हटाकर आधुनिक मशीनें लगाता है। इसके लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। इस धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह ह्रास कोष उसे हमारे व्यापार के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इस तरह से मूल्यह्रास का आशय, मूल्यह्रास की परिभाषा, इनके लक्षण और मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण के अंतर्गत निरंतर प्रयोग, अप्रचलन, समय व्यतीत होने के कारण, मूल पदार्थों की समाप्ति, दुर्घटनाओं के कारण, बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट के कारण, कानूनी आवश्यकताओं की अवधि समाप्त होने के कारण
मूल्यह्रास उत्पन्न होता है। अब इसके बाद मूल्यह्रास आयोजन की आवश्यकता के अंतर्गत मूल्यह्रास क्यों लगाया जाता है? इसके अंतर्गत अपन लाभ हानि का सही निर्धारण, व्यापार की सही आर्थिक स्थिति जानने के लिए उत्पादन व्ययों का सही लेखा, संपत्ति की पुनर्स्थापना, पूंजी की कमी के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए, वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यावसायिक सुदृढ़ता प्राप्त करने हेतु मूल्यह्रास के आयोजन की आवश्यकता हमारे व्यापार के लिए पड़ती है। शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।